ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने 319 को डिटेल में किया था विद प्ली बार्गेनिंग साथ में, तो उसी कंटिन्यूएशन में आज 320 से स्टार्ट करते हैं। 320 जैसे कि हमें पता है कि इट इज अबाउट कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के ऊपर है ये। अगर हम देखते हैं कि जब हम क्रिमिनल केसेस में जाते हैं तो वन पार्टी इज द प्रोसिक्यूशन एंड अदर पार्टी इज द एक्यूज्ड, और हम मानते हैं कि क्रिमिनल लॉ में अफेक्टेड कौन हो रहा है? सोसाइटी हो रहा है। एंड 2009 अमेंडमेंट से पहले विक्टिम का से बहुत कम था, क्योंकि पूरा के पूरा जो है सोसाइटी हम अफेक्टेड पार्टी जो है वो मानते हैं। बट विद टाइम अगर जो केसेस ऐसे हैं जो कि सीरियस नहीं है, जो कि सीरियस केसेस नहीं है, उसके लिए एक मैक्सिम भी है हमारे पास, दैट इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस दैट लिटिगेशन शुड बी एंडेड। तो जहां पे जो सीरियस केसेस नहीं है वहां पे हम केसेस को एंड कर देते हैं। उसका एक एक्सटेंशन हमने क्या किया? प्ली बार्गेनिंग। एंड नहीं हुआ प्ली बार्गेनिंग, उसमें हमने क्या किया? लंबा ना खींचकर हमने उन केसेस में जहां पे 7 साल से कम पनिशमेंट है, जो ज्यादा सीरियस नहीं है, जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स नहीं है, जो रेप के केसेस नहीं है, उसमें हमने कंसेप्ट लिया प्ली बार्गेनिंग। ऐसे ही कंपाउंडिंग है, सुना होगा कभी तो आप लोगों ने कंपाउंडिंग। कंपाउंड का मतलब क्या होता है वो हमें एक लैटिन में मिलता है। 320 जो है वो कंपाउंडिंग को डिफाइन तो नहीं कर रहा है, वो बता रहा है, क्लॉज 1 बता रहा है कि कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। क्लॉज 2 बता रहा है कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। जो बहुत ही सीरियस ऑफेंसेस के होते हैं उनमें कंपाउंडिंग कभी नहीं होती। यस, सो यहाँ पे हम जब हम 320 पढ़ते हैं तो 320 के कॉलम 1 में लिखा हुआ है कि ऑफेंस क्या है। ठीक है, कॉलम 2 में उसके बारे में, कॉलम 2 में आपको बता रखे हैं कि सेक्शन क्या है उस ऑफेंस का। देन कॉलम 3 में बता रखा है कि whether it is compoundable or not, and if it is compoundable तो वो with permission of the court है या without the permission of the court है। तो बट उससे पहले हम ये जानेंगे कि कंपाउंडिंग क्या होता है। कंपाउंडिंग एक टाइप ऑफ सेटलमेंट है बिटवीन द एक्यूज्ड एंड द विक्टिम। ठीक है, वो अगर चाहते हैं अपनी सेटलमेंट कर लिया, मतलब काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। जैसे कि हम जब सिविल केसेस में जाते हैं उसका ऑर्डर 23, देयर कैन बी अ कॉम्प्रोमाइज ऑफ द केस। सिमिलरली ये कंपाउंडिंग है कि जब दोनों पार्टीज आपस में बोले कि हाँ ठीक है हम इस केस को खत्म करते हैं, तो यहां पे इफेक्ट क्या आएगा? इक्विटल का। प्ली बार्गेनिंग में इफेक्ट क्या था? हमने बार्गेन कर दिया था बट द पर्सन एक्यूज्ड वाज कन्विक्टेड, पनिशमेंट कम हो गई थी लेकिन वो कन्विक्ट हुआ ही था। यहां पे क्या हो रहा है? कंपाउंड होने पे एक्विटल। तो दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द प्ली बार्गेनिंग एंड द कंपाउंडिंग ऑफ द सेंटेंस। अब ये बोलता है दैट सीआरपीसी जो है वो परमिट करते हैं कि हम प्रोसीडिंग्स को स्टॉप कर दें बीच में, लेकिन कुछ कंडीशंस तो होंगी ही होंगी। जैसे कि कंडीशंस क्या है? अगर पर्सन ने पहले ऑफेंस कर रखा है, कोई प्रीवियस ऑफेंडर, हैबिचुअल ऑफेंडर, क्या उस केस पे कंपाउंडिंग हो सकता है? नो। देन उसके बाद अगर व्हाइट कॉलर सीरियस क्राइम है उस पे कंपाउंडिंग हो सकता है? नहीं। कॉलम 1 के जो यहाँ पे बता रखे बेल एक्ट में, जो विदाउट परमिशन तो वो विदाउट परमिशन हो सकते हैं, जो विद परमिशन वो विद परमिशन ही होंगे। ठीक है, और जिनके लिए बता रखा है द लेफ्ट ओवर्स जहां पे कंपाउंडिंग नहीं हो सकता, ठीक है, वहां पे फिर क्या हो सकता है? वहां पे क्वॉशिंग हो सकता है। क्वॉशिंग हो सकता है। क्वॉशिंग इज डन अंडर सेक्शन 482। मतलब ये हाई कोर्ट का पावर है। इनहेरेंट पावर्स पढ़ते हैं ना, वो सीआरपीसी में भी है। सीपीसी में इनहेरेंट पावर सब कोर्ट को मिल रखी है, सिविल कोर्ट्स को भी,
then Supreme High Court को भी every court, each and every court. Whereas when you go to the criminal CRPC, only the High Court has the inherent power. Right? आगे चलते हैं. So आपको ये क्लियर हुआ कि इसका मतलब क्या है? सेटलमेंट. हम खत्म कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं. अब हमने सेटलमेंट किया, मतलब काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट किया ना, उसके बदले में क्या मिलेगा? क्योंकि एक्विटल हो गया, पनिशमेंट तो मिल नहीं रहा है, उसके बदले में एक मॉनिटरी पेमेंट मिलेगी. फाइन तो होगा ही होगा, बट फाइन तो स्टेट के पास जाएगा. विक्टिम को यहां पे क्या मिलेगा? मॉनिटरी पेमेंट इन ल्यू ऑफ अदर लाइबिलिटी. क्लियर? आगे चलते हैं. तो थोड़ा सा हम 320 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ते हैं. तो ये बोलता है दैट कंपाउंडिंग विदाउट द कोर्ट परमिशन. तो 320 का क्लॉज 1 इज अबाउट कंपाउंडिंग द ऑफेंस विदाउट द कोर्ट्स परमिशन, बट 320 का क्लॉज 2 with the permission of the court, that is a prerequisite. अगर हम कुछ illustrations करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूं मर्डर. मर्डर ना कॉलम 1 में है, ना क्लॉज 1 में फॉल करेगा, ना क्लॉज 2 में. तो आप उसमें कंपाउंडिंग नहीं कर सकते. तो उस केस के लिए आप कहां जाओगे? 482 में क्वॉशिंग के लिए. जहां पे 320 के अंडर 1, 320 क्लॉज 2 के अंदर आप कंपाउंडिंग नहीं कर सकते, तो आप इनहेरेंट पावर में क्वॉशिंग के लिए जाओगे, बट आप इनहेरेंट पावर में कंपाउंडिंग के लिए नहीं जाओगे. बट देयर वाज वन ऑफ द केसेस जहां पे 2019 में और उससे पहले भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या किया? मर्डर का केस में कंपाउंड कर दिया. वो दोनों मान रहे हैं, एक्यूज्ड भी रेडी है कंपाउंड करने के लिए, और द अदर साइड द प्रोसिक्यूशन, ठीक है, दैट पार्टी इज आल्सो रेडी कि हम कॉम्प्रोमाइज. तो आप बताइए इसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है कंपाउंडिंग अगर दोनों पार्टीज मान रही हैं, बट इट डू नॉट फॉल अंडर 321 एंड 320 क्लॉज 2. तो उस पे कंपाउंडिंग होना चाहिए कि नहीं? नहीं हो सकता. सो देन द मैटर वेंट टू सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिस इज बैड इन लॉ. दिस कंसेप्ट जो 320 का क्लॉज 1 320 का क्लॉज 2 में नहीं फॉल करता, इवन दो बोथ पार्टीज आर रेडी, आप उसको नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अफेक्टेड पार्टी इज society, not the just parties. So this decision was considered to be bad in law, right? And court ने बोला इस केस में आप क्या कर सकते हो? You can quash it, you can minimize the sentence. जितनी सेंटेंस थी, दिस इज द लिस्ट. ये जब हम बात करते हैं यहाँ पे, सी ये ऑफेंस है voluntarily causing hurt on provocation, सेक्शन 334, ठीक है. फिर voluntarily causing grievous hurt on grave and sudden provocation, wrongfully restrain. ये आपके hurt and grievous hurt के कुछ sections हैं, hurt and grievous hurt के. अब ये क्या है? कंपाउंडेबल है. कंपाउंडेबल इवन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट. तो अगर दोनों पार्टीज मान जाती हैं, यू कैन कंपाउंड. अब कौन कंपाउंड कर सकता है वो बता रखा है यहाँ पे. वही करेगा जो अफेक्टेड है, वही तो इनिशिएट करेगा. अक्यूज इनिशिएट करेगा कि आप कंपाउंड कर दो, खत्म कर दो. तो यहाँ पे कंपाउंड, ये टेबल बताता है दैट हु कैन कंपाउंड. क्लियर? अब ये सेक्शन बताता है, यहां बताता है कौन से ऑफेंसेस हो रखे हैं. और इलस्ट्रेशन लेते हैं. wrongfully restraining on or confining any person. restrain एक डायरेक्शन में जाने से रोकना, फिर confine in the circumstantial form. आगे wrongfully confining a person for 3 or more days, ये सेक्शन आईपीसी का, आईपीसी सेक्शंस आई हैं. then wrongfully confining a person for 10 or more days, 334. तो दिस इज द लिस्ट कि कौन कौन कर सकता है. अफेक्टेड कौन है? द पर्सन confined, accused, the person confined, the person restrained, the person to whom the grievous hurt has been caused by the provocation. So this is the table of 320 clause 1. आगे चलते हैं. This is all the table of 320 clause 1 only, ठीक है. wrongfully confining a,
the wrongfully confining a person in secret, then assault or use of the criminal force, फिर theft 378 में डिफाइंड है, देन आपकी पनिशमेंट्स, देन डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी 400। अब ये देखें ना, हम इनकी जो पनिशमेंट्स है दे आर नियर अबाउट व्हाट 3 years, अप टू 3 years। तो ऐसे ऑफेंसेस जिनकी 3 years के आसपास तक की पनिशमेंट है, दे आर कंपाउंडेबल इवन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, राइट। आगे चलते हैं अगर हम, then now uttering words etc with the deliberate intent to wound the religious feelings of any person, then causing hurt, wrongfully restraining or confining any person, assault or use of criminal force। और ये सारे क्या है, ये sections है 298, 322, 334, causing hurt 341, 342, then assault or use of criminal force 352, 355, 358। अब ये आपकी टेबल 2 है, टेबल 1 ही कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन कर सकता है, द पर्सन हुज रिलीजियस फीलिंग्स आर इंटेंडेड टू बी wounded, the person to whom the hurt is caused, then assault or use of criminal force, the person assaulted, जो assault हुआ है, जो affected, जो accused है वही तो जाएगा ना कि आप क्या करो, पनिशमेंट को कम कर दो, खत्म कर दो, मुझे एक्विट कर दो, और इन रिटर्न मैं क्या दूंगा आपको, समथिंग इन मॉनेटरी फॉर्म, मैं आपको दूंगा। रिजल्ट क्या आएगा, एक्विटल का। Then mischief when the only loss or damage caused is lost or damage to a private person 426, 427, the person to whom the loss or damage is caused। Then criminal trespass, the person in possession of the property। अब जिसने प्रॉपर्टी पे जो आ गया है, जिसने क्रिमिनल ट्रेसपास किया है, वो जाएगा और वो कंपाउंड के लिए बोलेगा। अब ये हैं आपके वो ऑफेंसेस which can be compounded only with the permission of the court। 497 is what, adultery। अब तो वो वैसे भी ऑफेंस, हाँ, तो अब तो ये चीज होनी चाहिए अमेंड, राइट। उसके बाद then next is taking away with a criminal intent, this is section 498। 500 is what, defamation। then 501 सेल एंड परचेज, जब आपने सेल कर दिया डिफेमेटरी मैटर, ठीक है, देन पब्लिकेशन। तो बट यहाँ पे कौन कौन जाएगा, जो पर्सन डिफेम्ड है। अब ये एक इसके थ्रू होगा, ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ये लिस्ट है, थोड़े से हम एग्जांपल्स कर लिए कि कौन सा जो ऑफेंस है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट है एंड कौन सा विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। और जो बच जाते हैं, जो इन दोनों में नहीं आते, वो कहाँ फॉल करेंगे, उनमें कंपाउंडिंग नहीं होगी, उनमें क्या होगा, सिर्फ क्वाशिंग होगा 482 में। दिस वन, द ऑफेंसेस पनिशेबल, the offense is punishable under the sections of IPC specified in the first 2 columns of the table next following the permission of the court, before which any prosecution for filing be compounded by the persons mentioned in the third। So this is 320 clause 2। जैसे सिविल सूट्स भी होते हैं ना, वंस आपने ऑर्डर 23 में क्या किया, कॉम्प्रोमाइज कर दिया, ठीक है, आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया,
Then section 96 clause 3 of CPC says no appeal. No appeal. Similarly here यहां पर भी अपील नहीं होगा, ठीक है. ऑल्सो ऑर्डर 23 का रूल 3 सेज नो डिफरेंट सूट. अलग से सूट भी नहीं फाइल कर सकते उस चीज के लिए कि तो फ्रॉड हुआ या कुछ हुआ. बट वन एक्सेप्शन इज देयर विच इज फ्रॉड. अगर फ्रॉड से कॉम्प्रोमाइज कराया है तो आप कर सकते हो, ठीक है. बट दोनों की पार्टी का कंसेंट था. अगर दोनों पार्टीज का कंसेंट हियर मींस व्हाट, फ्री कंसेंट. अगर फ्री कंसेंट है नो अपील एंड नो रिविजन. फ्रॉड था देन यू कैन, राइट. 320 clause 1 is clear, 320 clause 2 is clear. Now we come to 320 clause 3. For example, कोई जैसे हमने अभी ऑफेंसेस किया ना, ग्रीवियस हर्ट का, डिफर्मेशन का, दे कैन बी कंपाउंडेड. अगर कोई ऑफेंस कंपाउंड हो सकता है, हुआ है, तो उसका अटेम्प्ट या उसी का कॉमन इंटेंशन जिसने किया हो या उसी का अनलॉफुल असेंबली के लिए जो किया हो वो भी कंपाउंडेबल है, ठीक है. दिस इज व्हाट section 320 clause 3 says. It states that if अगर कोई ऑफेंस है वो कंपाउंडेबल है, देन जो एड कर रहा है उसको एड कहां पे करेंगे, 34 में, ठीक है. कॉमन इंटेंशन अबेटमेंट में, हाँ 108 में, ठीक है. आपने एड किया या आपने अबेट किया, 34 में भी आप अबेट कर सकते हो, वैसे आप 108 में करते हो, ठीक है. उसके बाद और अटेम्प्ट के तो सारे सेक्शंस अलग अलग गिवन है और जिसका नहीं गिवन है उसके लिए 511 वी हैव 511, ठीक है. तो या आपने अबेटमेंट किया और वेयर द एक्यूज्ड इज हेल्ड लायबल अंडर 34 या 149 इज अनलॉफुल असेंबली के लिए एंड 34 इज कॉमन इंटेंशन के लिए. तो इन सब में भी कंपाउंडेबल हो जाएगा ऑफेंस. अगर कोई ऑफेंस कंपाउंडेबल है तो उसका कॉमन इंटेंशन, उसका अनलॉफुल असेंबली, उसका अटेम्प्ट, उसका अबेटमेंट, उसका एडिंग इज ऑल्सो कंपाउंडेबल इन नेचर. द नेक्स्ट वी गोज 320 clause 4. वो बोलता है कि अगर जो पार्टी है एक, वो जो विक्टिम है वो माइनर है या अनसाउंड माइंड है, मतलब केपेबल नहीं है टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. क्योंकि हमने कंपाउंडिंग क्या किया, कंपाउंडिंग इज अ टाइप ऑफ अ सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द विक्टिम एंड द अदर पार्टी. बट वो विक्टिम जो है वो अनसाउंड है या मर चुका है या माइनर है, तो उस केस में गार्जियन हैज द परमिशन. बट वो क्या करेगा, कोर्ट से परमिशन लेगा. कोर्ट से परमिशन लेने के बाद वो क्या कर सकता है, कंपाउंडिंग के लिए जा सकता है. This provision further indicates that if the individual who had the opportunity to compound the offense, अगर वो diseased है तो diseased के लिए legal representative कौन होगा, it is contained in section 50 of CPC में बता रखा है, ठीक है. आगे चलते हैं 320 clause 5. वो बोलता है कि अगर when the accused जो है ट्रायल पे है और कंपाउंडिंग का चल रहा है, ठीक है, when the accused is on the trial for the compoundable offense or when the accused has been convicted, अब कन्विक्ट हो चुका है, अब केस जाता है अपील में. कन्विक्ट हुआ है, अपील में कहां जाओगे, कन्विक्शन के अगेंस्ट आप अपील में जा रहे हो. कन्विक्शन के अगेंस्ट आप अपील में कब जाते हो, विद सेक्शन, अपील के कुछ सेक्शंस है 374 में, ठीक है. आप अपील में जा रहे हो और अपील अब पेंडिंग है, तो यहां पे कंपाउंडिंग इज नॉट परमिटेड विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है. तो यहां पे परमिटिंग नहीं होगा, बट कब हो सकता है, जब कोर्ट आपको परमिशन दे दे. क्योंकि आपने लोअर स्टेज पे नहीं कंपाउंडिंग के लिए आप गए, तो आप जब अपेलेट स्टेज पे जाओगे वहां पे आपको कोर्ट का परमिशन चाहिए होगा. सिमिलरली गोज फॉर द रिविजन. 401 में हाई कोर्ट रिविजन होता है, 399 में सेशन. उसके बाद अगर हम रिवीजन की बात करते हैं, जब रिवीजन पेंडिंग है, रिवीजन के लिए हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के पास गया है, तो यहां पर and the session court under section 399 of the CRPC to grant the permission of the compoundable offense, यहां पर भी आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं 320 का क्लॉज 7. नेक्स्ट, it lays down that if the accused is liable either to the additional punishment or punishment of different kind for any previous conviction,
नाउ कंपाउंडेबल नहीं है। एज आई टोल्ड, कुछ सर्टेन ऑफेंसेस भी होते हैं जहां पे आप कंपाउंड नहीं कर सकते। प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है या आप साथ में शायद किसी और ऑफेंस के लिए भी कन्विक्ट हो सकते हो, अभी ग्रीवियस हर्ट के लिए हुए हो लेकिन आशंका है कि उसकी डेथ होने वाली है, तो मर्डर भी तो आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इन केसेस में आपका कंपाउंडिंग नहीं होगा। Lastly, we come to 320 clause 8. It says that what are the consequences of compounding? Effect of compounding. The consequences or the effect of compounding of an offense is that it is acquitted. Acquittal. It makes no difference whether the FIR was filed or not. अब there was a case, अब ये सब ये कहाँ पे डिस्कस हुआ था? ऑल्सो हमारे पास तो बेयर एक्ट में भी रिटर्न है इफेक्ट। अब ये केस आप साइट भी कर सकते हैं साथ में, येसुदेव वर्सेस सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कलामस्वामी समरी, दैट द एक्सप्रेशन एक्यूज्ड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्यूज लिखा हुआ है, ठीक है। अंडर सेक्शन 320 क्लॉज 8 and the prosecution under section 320 clause 2 of the code cannot lead to the conclusion by the court that composition can only be a post cognizable event। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बाद में ही जब मैजिस्ट्रेट ने कॉन्ग्रेस लिया है उसके बाद ही कंपाउंडिंग के लिए बोल सकते हैं। इवन प्रायर ऑफ टेकिंग द कॉन्ग्रेस यू कैन आस्क फॉर द कंपाउंडिंग, क्योंकि ये तो सेटलमेंट है, राइट। आगे चलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। वो तो हमने किया है डिफरेंस। कंपाउंडेबल कौन से हैं? जो 320 क्लॉज 1 में फॉल करते हैं और 320 क्लॉज 2 में फॉल करते हैं। जो 1 में फॉल करेंगे विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, 2 में फॉल करेंगे विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट 1 में। सी दिस जजमेंट इज ऑफ 2002, राइट। इस जजमेंट में गुरुचरण सिंह भवानी वर्सेस स्टेट, यहाँ पे बोला गया जो कंपाउंडिंग है वो 321 एंड 2 में बता रखे हैं, तो वो तो कंपाउंडेबल हो गए। बट जो कंपाउंडेबल नहीं है उनका क्या तो क्या उसमें क्वाश कर सकते हैं हम कि नहीं कर सकते? तो ये जजमेंट बोलता है कि नहीं, 482 में भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। एंड दे आर न्यूमरस जजमेंट्स नाउ, मतलब बहुत सारे जजमेंट्स हैं, ठीक है। वन ऑफ द केसेस इज BS जोशी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जहां पे ये बोला गया है दैट इट इज नो बार कि जिनका कंपाउंडिंग 320 में नहीं हो सकता टू एक्सरसाइज द इनहेरेंट पावर अंडर 482। व्हाई? बिकॉज 482 हैज नो लिमिट्स, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? टू गिव द जस्टिस, ठीक है। अगर कोई केस है जहां पे दोनों पार्टीज जो है अग्री कर रही है अग्रीमेंट के लिए टू कंपाउंड टू सेटल डाउन, बट वो कंपाउंडेबल नहीं है, बट कोर्ट को लगता है ऐसा कोई केस नहीं फॉल कर रहा है, हमें कंपाउंड कर देना चाहिए, लेकिन लॉ तो मना कर रहा है 320 में, अब क्या रेमेडी बचती है? टू क्वैश, तो वो 482 में क्या करेंगे? क्वैश कर देंगे। कुछ केसेस में साथ में क्या हुआ था, एक राजेंद्र प्रसाद वर्सेस हाँ फिर एनी आइदर कंपाउंडेबल नॉट 19, उससे पहले से ही पहले भी हुई है कंपाउंडिंग के लिए। जिस कोर्ट में चल रहा है केस वहीं तो जाओगे ना आप। हाँ वही तो डिस्कशन आ रहा था कि अगर कोर्ट ने मना कर दिया है कि नहीं होगा, अब रेमेडी क्या आती है? आप अपील में नहीं हो सकता है, आप जब उसमें या तो आपको कन्विक्शन हो गया या आपका एक्विटल हो गया, उसके बाद दूसरी पार्टी क्या जाएगी? अपील में जाएगी। अपील के दौरान अगर आप कंपाउंडिंग मानते हो तो दैट इज जस्ट लाइक 320 क्लॉज 2, मतलब वहां पे कोर्ट का परमिशन चाहिए होगा तभी करोगे। अभी भी कोर्ट मना कर देती है, फिर पार्टी के पास रेमेडी क्या आ जाती है? वो क्वेश्चनिंग के लिए जाएगी। अब यहाँ पे पार्टीज का कंसेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, अब ये हाई कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंडेबल एंड द नॉन कंपाउंडेबल, वो तो हमें ऑफेंसेस गिवन ही है, कौन से ग्रेवर फॉर्म के हैं वो उसमें कंपाउंडेबल नहीं होगा, होगा तो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, और विच आर यहाँ पे कंपाउंडेबल हो जाएंगे ओनली जब पार्टीज चाहेंगी, और यहाँ पे कंपाउंडेबल होंगे ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ये हम एक्चुअली ग्राउंड्स कर चुके हैं। ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस बी कंपाउंडेड?
अंडर सेक्शन 320। ये हमने देखा कि ये है जजमेंट्स आपके 2019 का। अभी आपको पता है रीसेंट जजमेंट्स आए हैं। सी नॉन कंपाउंडेबल जो है वो कंपाउंड नहीं हो सकते, ये तो हमें पता है। उसके लिए आप कहाँ जाओगे, 482 में जाओगे क्वेश्चन के लिए। तो आप क्वेश्चन किन किन ग्राउंड्स पे ले सकते हो, तो जो आप पूछ रहे थे ना कि आप एग्जाम्पल दे दो कि अगर कोई ग्रेवर ऑफेंस है उसके लिए तो कंपाउंडिंग नहीं होगी, तो फिर क्वेश्चन कैसे हो सकती है, ये तो आप पूछ रहे थे ना उस टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल रेप का है, अगर रेप और मर्डर है तो उसमें कोर्ट क्यों क्वेश करेगा, कंपाउंडेबल तो ये है नहीं, तो कोर्ट क्यों क्वेश करेगा, मतलब इन केसेस में तो एक्सरसाइज हो नहीं सकती पावर। अगर रेप का है एंड एक्यूज्ड इज रेडी टू गेट मैरी टू दैट विक्टिम, मैरिज कर लिया, दोनों का कंसेंट था, तो अब क्या हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि कंपाउंड तो हो नहीं सकता, कंपाउंड नहीं हो सकता। यहां पे अब क्या हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि दोनों ने क्या कर लिया है, मैरिज कर लिया है। ठीक है, रेपिस्ट ने विक्टिम के साथ क्या कर लिया, मैरिज कर लिया, बट दिस इज अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, क्योंकि अफेक्टेड पार्ट ऑफ सोसाइटी भी है ना, सिर्फ विक्टिम नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत कम केसेस में होता है, बट जिन केसेस में होता है वहां पे कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। राइट, अब ये सारे आपके केसेस हैं कि कहां कहां पे 307 एक केस था जो 307 इज व्हाट, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू, इस केस में कंपाउंडिंग नहीं हो सकता था और कोर्ट ने क्या किया, कंपाउंड कर दिया। तो बाद में बोला गया जब सुप्रीम कोर्ट के पास केस पहुंचा तो कोर्ट ने बोला दैट दिस डिसीजन इज बैड इन लॉ, सही डिसीजन नहीं है, जिनका कंपाउंड नहीं हो सकता आप कंपाउंड नहीं करोगे, आप लॉ के अगेंस्ट नहीं जाओगे। राइट, अब ये रीसेंट जजमेंट है 2022 का। अब हम जंप करते हैं सेक्शन 321 पे। 320 इज ओवर, राइट, हमने सारे क्लॉजेस पढ़ लिए। मेन थिंग जो आपको ध्यान रखनी है इज एक्विटल। एक्विटल है 320 क्लॉज 1 में विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। 320 क्लॉज 2 में कोर्ट की परमिशन की रिक्वायरमेंट है। देन उसके बाद अपील में जाओगे या रिवीजन में जाओगे तब भी कोर्ट की परमिशन की रिक्वायरमेंट है। फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी कर सकते हैं अगर अनसाउंड है, वो अक्यूज्ड या डेड है या माइनर है, इन दैट केस। अब आगे चलते हैं, व्हाट इज 321, इट इज विड्रॉ ऑफ द प्रोसिक्यूशन। विड्रॉन फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन मतलब आपका केस चल रहा है और केस के दौरान आपने केस को वापस ले लिया। अब ये पावर किसके पास है, ये पावर सिर्फ और सिर्फ प्रोसिक्यूशन के पास है। अब ये एक फ्लॉ भी है कि विक्टिम का केस प्रोसिक्यूशन वापस ले रहा है, विक्टिम का केस प्रोसिक्यूशन वापस ले रहा है, बट विक्टिम हैज नो से हियर, यहाँ पे विक्टिम का कोई से ही नहीं है। 321 इज विड्रॉल फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन। ये बोलता है, इस जजमेंट पे भी वापस आते हैं, सी द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु इज इन चार्ज ऑफ द केस, ही मे विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसिक्यूशन जो है, प्रोसिक्यूटर जो है अपने आप ही केस को वापस नहीं लेगा, वो कोर्ट का कंसेंट लेगा और केस को वापस ले लेना at any time but before the judgment is pronounced। अभी ना इस पे हम आएंगे। ये बोलता है जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले, जजमेंट कब प्रोनाउंस होता है, जब आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं तब, उसके बाद आप फाइनल सेंटेंस के लिए जा रहे हो, तब जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। he may withdraw from the prosecution of any person either generally or in respect of any or one of the offenses। मतलब अगर 3 से ज्यादा ऑफेंसेस या 2 से ज्यादा ऑफेंसेस के लिए ट्राइड है, चाहे तो सारे वापस ले ले, चाहे तो कुछ ही वो वापस ले ले। अपॉन सच विड्रॉल फर्स्ट इफ, बट कब, अगर तो चार्ज तब तक फ्रेम हो गया है तो एक्यूज क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। अगर चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, अगर तो चार्ज नहीं फ्रेम हुआ है तो डिस्चार्ज, अगर चार्ज फ्रेम हो गया तो क्या हो जाएगा, एक्विटल। कंपाउंडिंग में क्या था, एक्विटल। प्ली बार्गेनिंग में क्या था, कन्विक्शन। तो ये है डिफरेंसेस है सब में। प्ली बार्गेन में आपका सेंटेंस कम होता है बट आपको कन्विक्शन तब भी मिलता है, आप दोष तब भी आपके ऊपर आता है। लेकिन प्ली बार्गेनिंग के बाद जब हमने कंपाउंडिंग किया उसमें आप एक्विट हो रहे हो,
तो यहाँ पे हम विड्रॉल ऑफ द प्रोसिक्यूशन जब कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, अगर चार्ज बना है तो आप एक्यूट होगे, अगर चार्ज नहीं बना है तो आप क्या होंगे, डिस्चार्ज। बट एक बात बताइए, क्या प्रोसिक्यूशन जो है ये सब कर सकता है? अब ये सारे आपके क्या क्या है, पावर्स हैं जहां जहां पे नहीं कर सकता 321 में। ऐसे में नहीं ले सकता जहां पे मैटर जो है एग्जीक्यूटिव मैटर है, लाइक प्रेसिडेंट रिलेटेड मैटर है, कुछ भी एग्जीक्यूटिव मैटर है अगर, या फिर मैटर इज समथिंग विच फॉल्स अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, DSPE एक्ट के अंदर 1946 में। ये एक्सेप्शंस है कि कहां कहां पे प्रोसिक्यूशन वापस नहीं ले सकता, या फिर वो जहां पे समथिंग प्रॉपर्टी इज ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा कोई मैटर है, या वो जहां पे जो पर्सन है, अफेक्टेड पर्सन है, वो गवर्नमेंट का पर्सन है, ठीक है। तो समथिंग दोज ऑफेंसेस जहां पे गवर्नमेंट का कनेक्शन है, वहां पे विड्रॉल नहीं हो सकता। बाकी जगहों पे विड्रॉल हो सकता है, बट ओनली विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट। किस स्टेज पे? एट एनी टाइम बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। लेकिन आप ये केस नोट कर सकते हैं जो कि 2022 में आया है, 21 में इंस्टीट्यूट हुआ था, अभी आया है, ठीक है। इट इज चंद्र सिंह राय एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ सिक्किम। ये बोलता है सिक्किम हाई कोर्ट ने रिसेंटली हेल्ड किया है दैट पब्लिक प्रोसिक्यूटर who seeks to withdraw the prosecution under 321 has to show that how the public prosecutor will be served by the withdrawing of the prosecution. See, public prosecutor के ना दो रोल है, एक तो वो कोर्ट का भी एजेंट है, कोर्ट ने उसको अपॉइंट किया है, ठीक है, वो एक कोर्ट का एजेंट है, साथ में वो गवर्नमेंट का भी एजेंट है। हो सकता है उसको गवर्नमेंट कुछ पैसे दे दे केस को वापस लेने के लिए, बट उसको भी जस्टिस करना है, उसको भी जस्टिस करना है। तो हमें ये शो करना पड़ेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि मैं केस क्यों वापस ले रहा हूं, क्योंकि ऐसे ऐसे जस्टिस जो है फॉल करेगा। जस्ट पीपी ने बोला कि केस वापस लेना है, अपने आप से केस वापस नहीं हो जाएगा, उसको एफिडेविट भी देना पड़ेगा साथ में, एफिडेविट इन रिटन। वो देने के बाद कोर्ट को भी कंसिडर, अपना कोर्ट भी जुडिशियस माइंड अप्लाई करेगा कि जो पीपी ने बोला है दैट इज राइट और नॉट, उसके बाद ही विड्रॉल ऑफ द प्रोसिक्यूशन होगा। नाउ इन रीसेंट जजमेंट, ये भी एक रीसेंट जजमेंट था, अब एक और जजमेंट आया है जिसमें ये चीज हेल्ड हुई है इवन आफ्टर द जजमेंट। जब जजमेंट प्रोनाउंस हो गया ना, जजमेंट प्रोनाउंस हो गया, उसके बाद भी आप विड्रॉ कर सकते हो प्रोसिक्यूशन से। सो नाउ द स्टेज इज वाइडेंड। जजमेंट का नाम मैं आपको अपडेट कर दूंगी, अभी ये अभी आया है, लाइक हाँ जस्ट 1.5 मंथ्स पहले, ठीक है। विड्रॉ जज इफेक्ट बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल विड्रॉल ऑफ द प्रोसिक्यूशन अभी नहीं हुआ है, जजमेंट आ गई एंड कन्विक्शन हो गया, एंड कन्विक्शन हो गया, उसके बाद पार्टी पीपी बोलता है कि हमें क्या करना है, विड्रॉ करना है प्रोसिक्यूशन को। अगर प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, अब क्योंकि चार्ज तो फ्रेम हो चुका है तो डिस्चार्ज तो होगा नहीं, इफेक्ट क्या हो जाएगा, एक्विटल। इसलिए वरना तो कोई फायदा ना होता, यहाँ पे तो वो कन्विक्ट हो गया। बट अगर वो पार्टीज अग्री कर जाती हैं कि हाँ, एंड पीपी मतलब बोलता है, पार्टीज का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, यहाँ पे रोल किसका है, पीपी का है, ही अप्लाइज कि आप विड्रॉल ऑफ द प्रोसिक्यूशन कर दीजिए। बट एक बात बताइए, यहाँ पे इस केस में विड्रॉल ऑफ द प्रोसिक्यूशन करके कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा, आपने तो, हम विड्रॉल इसलिए करते हैं टू सेव द टाइम ऑफ द कोर्ट, यहाँ पे तो पूरा के पूरा हो गया। दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन क्यों है, ठीक है। अब ये जो जजमेंट है ये भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का है, तो देखते हैं कितना फॉलो होता है कितना नहीं होता, आपको उस जजमेंट का नाम भी दे देंगे। और लास्ट हमने 319 के ऊपर पूरा डिस्कशन किया था, तो उसके ऊपर आज एक जजमेंट आई है 5 जज बेंच की, तो उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट। अभी इसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, प्रोसीजर इन केसेस व्हिच द मैजिस्ट्रेट कैन नॉट डिस्पोज ऑफ। अब मैजिस्ट्रेट जो केसेस डिस्पोज नहीं कर सकता, देखो 322 एंड टिल 325, थोड़ा सा आपके लिए प्रोसीजर वैसे इंपॉर्टेंट है कि कब मैजिस्ट्रेट को देना है, कब कमिटल होगा, कब कैसे होगा। यहाँ पे अगर इंक्वायरी के दौरान या ट्रायल के दौरान जो मैजिस्ट्रेट के सामने चल रही है, मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि जो एविडेंसेस उनके सामने है
उसके हिसाब से उनके पास जुरिसडिक्शन नहीं है, ठीक है, जुरिसडिक्शन नहीं है, या उन्हें आगे कमिट करना है। मतलब मैजिस्ट्रेट के पास मर्डर का केस आ गया, पहले उनको लगा कि ग्रीवियस हर्ट का केस है, बट एविडेंसेस जब सामने नहीं, ये तो मर्डर का है, मर्डर का केस कौन हेल्ड कर सकता है? सेशन कोर्ट। तो उनको क्या करना पड़ेगा आगे? कमिटल। तभी हम बोलते हैं कमिटल के लिए 209 रेड विद 322, ये हम बोलते हैं, ठीक है। तो जुरिसडिक्शन नहीं है तो वो आगे कमिट कर सकते हैं। दैट द केस शुड बी ट्राइड बाय सीजीएम। अब यहाँ पे हम कमिट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, उनको लग रहा है वो एप्रोप्रिएट पनिशमेंट नहीं दे सकते। JM1 तो 1 साल का देगा, JM1 3 साल तक दे सकता है और JN1 1 साल तक, पर उनको लगता है कि नहीं इतना तो सफिशिएंट नहीं है, तो वो किसको दे सकते हैं? CGM को। CGM हैज द पावर कि वो और पनिशमेंट दे सके, तो दैट इज कवर्ड अंडर 322 का C, ठीक है। उसके बाद इस केस में तो जिस मैजिस्ट्रेट ने किया है वो तो स्टे कर देगा, और स्टे करने के बाद या तो कमिटल हो जाएगा CGM सेशन कोर्ट को, या फिर CGM के पास चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो 322 इज ऑल अबाउट जुरिसडिक्शन। आगे चलते हैं 323, procedure when after the commencement of the inquiry or trial magistrate finds that the case should be committed। अब पहले केस में क्या था? सेशन कोर्ट के पास जा सकते थे और CGM के पास भी, ऑन द ग्राउंड ऑफ जुरिसडिक्शन। ये बोलता है that it appears to him that at any stage of the proceeding before signing the judgment that the case ought to be tried by the session court। कि वो ट्राई तो कर सकता है, नीचे वाला कोर्ट ट्राई, ग्रीवियस हर्ट का केस है, वो ट्राई कर सकता है, लेकिन वो लगता है कि जो पनिशमेंट मिलनी चाहिए वो ग्रेव मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे 323 में वो सेशन कोर्ट को भेज सकता है, कमिटल। आगे चलते हैं। अब ये है सिर्फ और सिर्फ प्रीवियसली कन्विक्टेड वालों के लिए, क्योंकि जो प्रीवियस कन्विक्शन वाले लोग होते हैं उनके लिए क्या होती है? ज्यादा पनिशमेंट्स होती हैं। एंड वो सेक्शन कहाँ पे कंटेंट है? हमारा IPC में कंटेंट है। IPC बोलता है कि जहां पे पर्सन इज प्रीवियसली कन्विक्टेड, क्वाइंस का चैप्टर, ठीक है, एंड चैप्टर 17 इज ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, ठीक है, with the imprisonment of 3 years or upward is again accused of any such imprisonment। कि पहले एक बार कॉइन के मतलब कुछ पैसे के रिगार्डिंग और या फिर प्रॉपर्टी ऑफेंस में एक बार कमिट हो चुके हैं, कन्विक्ट हो चुके हैं, फिर से होते हैं 3 साल से ऊपर तक। तो यहाँ पे जो कोर्ट है, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, वो क्या करेंगे? वो दे विल सेंड इट टू द CGM या फिर कमिटल, कुछ भी कर सकते हैं। तो 322 में ग्राउंड वाज जुरिसडिक्शन और इट कुड गो टू CGM और सेशन जज। 323 में ग्राउंड वाज इनसफिशिएंट पनिशमेंट, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ सेशन जज। 324 में ग्राउंड इज प्रीवियस कन्विक्शन एंड हेयर सेशन जज या फिर CGM। लास्ट चलते हैं, प्रोसीजर व्हेन द मैजिस्ट्रेट कैन नॉट पास द सेंटेंस सफिशिएंटली सीवियर। यहां पे क्या बोलते हैं कि व्हेनेवर अ मैजिस्ट्रेट इज ऑफ द ओपिनियन, एविडेंसेस होने के बाद कि एक्यूज तो गिल्टी है ही है, कंफर्म है गिल्टी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट। फॉर एग्जाम्पल, पहले था सिंपल पनिशमेंट, अब देना है रिगरस पनिशमेंट। पहले वो सिर्फ और सिर्फ फाइन चाह रहे थे, बट अब फाइन के साथ साथ पनिशमेंट भी, डिफरेंट काइंड देना है। जो मैजिस्ट्रेट के पास एम्पावरमेंट नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं? वो आगे अपना ओपिनियन रिकॉर्ड करके सबमिट कर सकते हैं। सबमिट, तो जब एक मैजिस्ट्रेट हायर मैजिस्ट्रेट को देते हैं, लाइक CJM को या JM1 को, इट इज कॉल्ड सबमिटिंग द केस। और जब आप मैजिस्ट्रेट सेशन जज को देते हैं, इट इज कॉल्ड कमिटल। ठीक है,
आगे चलते हैं। 326 एक ऐसा ही जनरल प्रोविजन है कि जब कन्विक्शन और कमिटमेंट ऑन एविडेंस ऑन पार्टली रिकॉर्डेड बाय वन मैजिस्ट्रेट एंड पार्टली बाय अदर। अब एक मैजिस्ट्रेट एविडेंसेस ले रहा है, पोस्टिंग हो सकती है, डेथ हो सकती है, रिटायरमेंट हो सकता है, या वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, या रिटायरमेंट हो गया, या निकाल दिया गया, या सस्पेंड हो गए, तबीयत ठीक नहीं है, किसी रीजन की वजह से वो नहीं आ रहे हैं, ठीक है, या फिर केस उनकी जगह से किसी और के पास चला गया, तो इन दैट केस अब क्या होगा, जो दूसरा जज आएंगे अब वो क्या करेंगे, उनकी प्लेस पे दे विल कंटिन्यू। ऐसा नहीं है कि फिर से सारे एविडेंसेस लिए जाएंगे, इट विल कंटिन्यू, जो पहले का रिकॉर्ड है वो वैसा ही रहेगा, फर्दर इट विल कंटिन्यू। तो ये बोलते हैं whenever any judge or magistrate after having heard and recorded the whole or any part, अब वो सक्सीड होते हैं another जज से, ठीक है, तो जज ऑफ द मैजिस्ट्रेट सो एक्सीडिंग में एक्ट ऑन द एविडेंसेस सो रिकॉर्डेड, ही में एक्ट, वो पहले वाले एविडेंसेस पे एक्ट कर सकते हैं और चाहे तो वो डिनोवो भी कर दे ट्रायल। उस दिन हमने किया था डिनोवो, मतलब स्टार्टिंग से, ठीक है। दिस इज अबाउट 326। फिर प्रोवाइडेड दैट if the succeeding judge or magistrate is of the opinion that further examination, जो एविडेंसेस ऑलरेडी हो चुके हैं उनका कुछ फर्दर हमें करना है, तो वो बुला सकते हैं और फर्दर एग्जामिनेशन रीसमन किया, री एग्जामिन किया, वो कर सकते हैं। अगर वही आगे ट्रांसफर हो गया तब भी दिस फर्स्ट क्लॉज विल अप्लाई। क्लियर? लास्ट चलते हैं, कोर्ट्स टू बी ओपन। ये तो हमें पता है, इसका मतलब क्या है, ओपन कोर्ट का मतलब क्या होता है कि सब पब्लिक के सामने प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, राइट। जैसे कि हमारे कुछ केसेस होते हैं लाइक मैरिज के, डाइवोर्स के, प्रॉपर्टी नहीं, मैरिज, डाइवोर्स, मैट्रिमोनियल केसेस, यहाँ पे कोर्ट इज द क्लोज्ड कोर्ट, मतलब सिर्फ और सिर्फ पार्टीज होती हैं, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं, ओपन नहीं होता। जनरल रूल इज 327 का क्लॉज 1 ये बोलता है दैट जो कोर्ट्स है दे हैव टू बी द ओपन कोर्ट, इनको ओपन कोर्ट होना है, राइट। ओपन कोर्ट का मतलब है कोई भी पब्लिक आ सकती है, असेस ले सकती है और जा सकती है। बट कुछ ऑफेंसेस हैं जैसे कि रेप 376 ए बी, सारे जो अमेंडमेंट से आए हैं वो, मैट्रिमोनियल केसेस एटसेट्रा जो भी है, ठीक है, इन सब में क्या होगा, क्लोज्ड कोर्ट, इन कैमरा होगा, इन कैमरा। अब आगे चलते हैं। और अगर किसी ने ऐसे प्रोसीडिंग्स जहां पे इन कैमरा है उनका कुछ पब्लिश कर दिया तो वो पनिशमेंट होगा उनका, राइट, दे आर पनिशेबल। अगर कुछ भी पब्लिश कर दिया एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, दैट इज नॉट लॉफुल एंड दैट विल बी पनिशेबल। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें मैं आपको बता दूं कि जो 327 लगता है मैट्रिमोनियल केसेस में या रेप केसेस में, इट अप्लाइज इंक्वायरी के दौरान भी और ट्रायल के दौरान भी, ठीक है। इंक्वायरिंग इनटू और ट्राइंग, यहां पे दोनों जगह पे क्या होगा, कोर्ट्स विल बी इन कैमरा प्रोसीडिंग्स। बट वो केस, सेम केस अगर अपील में जाता है तो वहां पे अब रिक्वायरमेंट नहीं है। वहां पे अब देखा है ना, कभी कभी रेप के, डाइवोर्स के जो जजमेंट्स है हाई कोर्ट के तो हमारे पास अवेलेबल होते हैं बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अवेलेबल नहीं होते। वो इसीलिए ही क्योंकि 327 सेज कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स, लेकिन इट डू नॉट अप्लाई टू द अपील। ये हमें जजमेंट्स, ये बहुत ही लैंडमार्क है, साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बहुत आपने सुना होगा आई थिंक कभी। ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स हैं क्योंकि यहाँ पे आपको कोर्ट ने क्या किया था, प्रिंसिपल्स ले डाउन किए थे इन कैमरा प्रोसीडिंग्स के। ये एसिड अटैक के ऊपर है निपुण सक्सेना, ठीक है, इन केसेस में भी आप इन कैमरा करोगे, बताया गया। साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रेप के ऊपर है, यहाँ पे बताया गया कि आप इन कैमरा करोगे। सो ये चीज यहाँ पे हेल्ड हुई कि यहाँ पे क्या होगा, पब्लिक का आई नहीं होना चाहिए क्योंकि विक्टिम की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो कंफर्टेबल नहीं होगी सबके सामने जाने से, इसलिए हमें इन कैमरा
अलाउ करना चाहिए। लास्टली यहाँ पे बताया गया कि इंक्वायरी के ऊपर भी 327 लगता है और ट्रायल के ऊपर भी। फिर कोर्ट ने इन्हीं केसेस में दोनों का डिफरेंस भी बताया। डिफरेंस तो हम कर चुके हैं स्टार्टिंग क्लासेस में, इंक्वायरी और ट्रायल के बीच का। बट कोर्ट ने बोला ये अपील के ऊपर नहीं अप्लाई होगा, दैट इज सेम विल नॉट अप्लाई टू द अपील। क्लियर? ये अपील के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। नो, जब हाई कोर्ट एंड ऑल पे जाएगा तो वहां पे इन कैमरा नहीं होगा, वहां पे ओपन कोर्ट ही होगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस। आई थिंक वी आर डन। हाँ, ये आप जजमेंट्स रेफर कर सकते हैं, बट द कंसेप्ट इज सेम।